हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल को देखने वाले हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर और कमेंट ज़रूर करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए बना सकूँ। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विथ विच वर्ड्स। तो जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो किन शब्दों से प्रारंभ होती है। तो जो ये शब्द हम भारत के लोग, ऑप्शन बी, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इन वर्ड से चालू होता है। ठीक है, तो ये वी द पीपल ऑफ इंडिया यह दर्शाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की अल्टीमेट सोर्स क्या है, इसकी जनता है ना। जो पीपल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स है, उसको जो पावर देता है। संविधान किसी राजा या संसद द्वारा नहीं बल्कि लोगों द्वारा स्वयं को दिया गया है। इसी कारण भारत एक पॉपुलर सोवेरियन स्टेट है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमेंडमेंट इंसर्टेड द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जो शब्द जोड़ा गया है वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया है। तो ये जो जोड़ा गया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जो जोड़ा गया है, जो 1976 में हुआ था। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए थे, इसलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है। इसमें जो प्रेम्बल में जोड़ा गया है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एक तीसरा वर्ड जो है वो इंटीग्रिटी, अखंडता, ये 3 वर्ड जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रियम्बल डिक्लेयर्स इंडिया एज विच टाइप ऑफ स्टेट। तो प्रस्तावना भारत को किस प्रकार का राज्य घोषित करती है। तो ऑप्शन है संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। तो ये राइट आंसर है कि सोवेरियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक इस तरह का स्टेट घोषित करती है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य है। इसका मतलब देख लेते हैं हम। तो जो प्रेम्बल के अनुसार भारत क्या है, किसी भी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है। सोवेरियन का मतलब ये हुआ। सोशलिस्ट सामाजिक आर्थिक न्याय पर आधारित है ये। सेक्युलर सभी धर्मों से समान व्यवहार करता है। डेमोक्रेटिक जनता द्वारा चुनी गई सरकार है। और रिपब्लिक निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष है। यहाँ पे मतलब इलेक्शन के थ्रू हमारा यहाँ पे जो भी हेड आता है वो इलेक्शन के थ्रू आता है। ठीक है, और डेमोक्रेटिक में मतलब जनता के द्वारा ही यहाँ पे सरकार चुनी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का क्या अर्थ है। जो रिपब्लिक वर्ड है उसका मतलब क्या है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट, निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। रिपब्लिक गणराज्य का अर्थ है हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड होता है। भारत में प्रेसिडेंट इलेक्टेड होता है और कोई भी पद वंशानुगत नहीं है। तो रिपब्लिक यहाँ पे से मीनिंग यहाँ पर ये लिया जाता है कि यहाँ पे जो हेड है, जो हमारा प्रेसिडेंट है, वो इलेक्शन के थ्रू आता है। और यहाँ पे कोई वंशानुगत मतलब राजा का बेटा फिर वही राजा होगा, फिर उस राजा का बेटा, तो ऐसा वंशानुगत पद नहीं चल रहा है यहाँ। यहाँ पे इलेक्शन के थ्रू यहाँ पर हमारा हेड लाया जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव मेंशन इन द प्रेम्बल। तो निम्न में से कौन सा उद्देश्य प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। तो क्या नहीं है, देखो जस्टिस है, लिबर्टी है और इक्वलिटी है। तो क्या नहीं है, संघवाद, फेडरलिज्म नहीं दिया गया है इसमें। प्रस्तावना में ऐसा वर्ड यूज नहीं है। ठीक है, तो प्रस्तावना में क्या क्या चीजें हैं। प्रस्तावना में 4 मुख्य उद्देश्य दिए जो इसके ऑब्जेक्ट है। क्या क्या है, जस्टिस होना चाहिए, लिबर्टी देना है, इक्वलिटी देना है और फ्रेटर्निटी, बंधुत्व देना है। मतलब ये 4 हमारे प्रेम्बल में ऑब्जेक्ट दिए गए हैं। तो जो फेडरलिज्म, जो संघवाद शब्द है वो प्रस्तावना में नहीं है। यह संविधान की संरचना से समझा जाता है। मतलब जो हमारा बना है कॉन्स्टिट्यूशन, उसके स्ट्रक्चर को देखते हुए इसको समझा जाता है कि ये संघवाद कैसे है। नेक्स्ट है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन वर्ड
वर एडेड बाय विच अमेंडमेंट। तो यहाँ पे जो ये वर्ड इंटीग्रिटी जो जोड़ा गया था वो किससे जोड़ा गया था? 42nd अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया था। जो ईयर था 1976 था और सेक्शन 2 के थ्रू ये जो 1976 में सेक्शन अमेंडमेंट एक्ट के सेक्शन 2 के थ्रू ये इसमें अमेंडमेंट हुआ था प्रेम्बल में। तो इन शब्दों को जोड़ने का उद्देश्य था कि जो सेपरेटिज्म है, रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म जो है उसको रोकना है, नेशनल इंटीग्रेशन को मजबूत करना था। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट द प्रियम्बल इज। तो सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग प्रियम्बल क्या है? तो ये है पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड बेसिक स्ट्रक्चर। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। केशवानंद भारती केस जो था 1973 में, उसमें कोर्ट ने यहाँ पे डिक्लेयर किया था कि प्रेम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का एक अभिन्न अंग है और ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसका हिस्सा है और इसे नष्ट करने वाला संशोधन, अगर कोई भी ऐसा अमेंडमेंट लाया जाता है जिससे बेसिक स्ट्रक्चर खत्म हो रहा है, उसमें डिस्टर्ब हो रहा है, तो वहां पर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, असंवैधानिक होगा। तो ये केशवानंद भारती के केस में डिक्लेयर किया गया था। प्रस्तावना में बंधुत्व का उद्देश्य क्या है? जो फर्टिनिटी है उसका उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी ऑफ द नेशन। तो यहाँ पे इसका उद्देश्य ये है। तो इसमें बंधुत्व का अर्थ है भाईचारे की भावना लाना है, इंडिविजुअल डिग्निटी की रक्षा करना है और नेशन की यूनिटी को बनाए रखना है। तो यहाँ पे बंधुत्व से मीनिंग ये लिया जाता है। चलिए अब जजमेंट से रिलेटेड कुछ केस कुछ और एमसीक्यूज देख लेते हैं। तो किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रारंभ में कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है तथा न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है? तो ये किस केस में कहा गया कि इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट इनिशियली होल्ड दैट द प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज नॉट इन्फोर्सेबल। तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, हिस्सा नहीं है और वो इन्फोर्सेबल भी नहीं है। तो ये किस केस में ऐसा कहा गया था? तो ये ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के केस में ये कहा गया था। जो ये केस जो आया था 1950 में लाया गया था। इसका हम देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल जो है संविधान का भाग नहीं है, इसको कोर्ट में इन्फोर्सेबल भी नहीं किया जा सकता, प्रवर्तनीय नहीं है। न्यायालय ने रेस्ट्रिक्टिव अप्रोच जो संकीर्ण दृष्टिकोण है यहाँ पे अपनाया था। तो यह प्रियम्बल पर न्यायालय का प्रारंभिक दृष्टिकोण था। तो सबसे पहले जो देखा गया था कोर्ट ने प्रियम्बल पे ये बोला गया था, लेकिन बाद में दूसरे जो केस लॉज आए वगैरह उनके थ्रू ये बदल दिया गया था। तो सबसे पहले ए.के. गोपालन वर्सेस में ये बोल दिया था कि ये इसका पार्ट नहीं है और ये इन्फोर्सेबल भी नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा। What was held in the बेरूबेरी यूनियन एंड एक्सचेंज ऑफ इनक्लेव्स केस। तो इस केस में जो बेरूबेरी केस था उसमें क्या डिसाइड किया गया था? तो यहाँ पे जो डिसाइड किया गया था कि प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट कैन हेल्प इन इंटरप्रिटेशन। यहाँ पे भी यही बोला कि प्रियम्बल तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, लेकिन अगर उसको कहीं व्याख्या देखनी है तो व्याख्या करना है, अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करना है तो वहाँ पे इंटरप्रिटेशन करना है, तो वहाँ पे इसकी हेल्प ली जा सकती है, इसको देखकर हम इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी पार्ट नहीं बोला है लेकिन इंटरप्रिटेशन के लिए हेल्पफुल है, ये बोला गया था। किस केस में? बेरूबेरी केस में बोला गया था। एक्सप्लेनेशन है, इस बात में न्यायालय ने कहा कि प्रेम्बल कोई सब्सटेंटिव पावर का स्रोत नहीं है, मतलब ये कोई पावर नहीं दे रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मल पार्ट नहीं है, लेकिन यदि किसी संवैधानिक प्रावधान में अगर कोई अस्पष्टता है, एम्बिग्यूटी है, तो प्रेम्बल क्या करेगा? इंटरप्रिटेशन में सहायता कर सकता है। तो यहाँ पर ये बोला गया था। तो ये जो डिसीजन था कि कहाँ से? अमेरिकन ज्यूरिस्प्रूडेंस से प्रभावित था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है which case held that the preamble is an integral part of the constitution and forms part of its basic structure। तो किस वाद में प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग तथा उसकी मूल संरचना का भाग माना गया था? तो ये किस केस में बोला गया था? ये केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में कहा गया था कि जो प्रेम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है और ये बेसिक स्ट्रक्चर का भाग माना गया है। तो जो केशवानंद भारती केस था वो 1973 में आया था, ये ध्यान रखिएगा, है ना।
इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। ये एक ऐतिहासिक मतलब लैंडमार्क जजमेंट था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जो अर्लियर डिसीजन को क्या करा, ओवरराइड मतलब उसको बदल दिया यहाँ पर, और यह घोषित किया कि प्रेम्बल संविधान का अभिन्न अंग है और यह बेसिक स्ट्रक्चर मूल संरचना का हिस्सा है। अब प्रेम्बल को इस प्रकार अमेंड नहीं किया जा सकता है कि उसका मूल स्वरूप नष्ट हो जाए। तो यहाँ पर अगर कुछ ऐसा अमेंडमेंट किया जाता है अगर, तो यहाँ पर क्या होगा कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया जा सकेगा अगर वो इस टाइप से अमेंड किया गया है कि वो उसके बेसिक स्ट्रक्चर को बदल देता है, तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट रेफर्म दैट द प्रेम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पुनः पुष्टि करी है ना, रीअफर्म करा, फिर से मतलब उस पर पुनः पुष्टि करी, रिफर्म किया कि ये सही है, प्रस्तावना जो है संविधान का अभिन्न अंग है। तो ये किस केस में बोला गया है, तो ये यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस LIC ऑफ इंडिया के केस में बोला गया था। ये केस जो आया था 1995 में आया था। चलिए इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या व्याख्या की कि केशवानंद भारती जजमेंट को रीअफर्म किया गया, स्पष्ट किया कि प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है और संविधान की व्याख्या में इसका महत्व बना रहेगा, यहाँ पे इस केस में बोला गया। नेक्स्ट है, विच केस यूज द आइडल्स ऑफ द प्रेम्बल लाइक जस्टिस एंड इक्वलिटी टू फ्रेम गाइडलाइंस फॉर सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। तो किस वाद में प्रस्तावना के न्याय और समानता जैसे आदर्शों के आधार पर कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित दिशा निर्देश बनाए गए। तो ये किस केस में कहा गया था, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में किया गया था 1997 में। यहाँ पे मतलब कुछ गाइडलाइंस जारी की गई थी कि वर्क प्लेस पे कैसा आपको करना है। तो एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि इस वाद में न्यायालय ने प्रेम्बल के आइडल जैसे जस्टिस और इक्वलिटी का प्रयोग किया। तो यहाँ पे जो प्रेम्बल में बोला है जस्टिस और इक्वलिटी होना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स की इंटरप्रिटेशन की गई और विशाखा गाइडलाइंस जारी की। इससे सिद्ध हुआ कि प्रेम्बल केवल इंट्रोडक्टरी नहीं बल्कि इंटरप्रिटेटिव शक्ति भी रखती है ना। तो सिर्फ ये मतलब प्रारंभिक ये ऐसा प्रस्तावना ही नहीं है, सिर्फ एक इंट्रोडक्शन ही नहीं देता है, ये एक इसकी व्याख्या भी करता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या भी करता है, ये शो करता है ये केस लॉ। ठीक है, तो अब इस हिसाब से हम देख लेते हैं कि जो प्रेम्बल है वो नॉट अ सोर्स ऑफ पावर, पावर नहीं दे रहा है किसी भी प्रकार से, है ना। प्रस्तावना स्वयं में कोई विधायी शक्ति नहीं देता है, लेकिन ये अस्पष्ट संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या में सहायक होता है, मतलब ये इंटरप्रिटेशन करता है। प्रेम्बल के जो की वर्ड्स है जो यहाँ पर उसको इंटरप्रिटेशन देने में मदद करता है। प्रेम्बल इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, तो इसे इस प्रकार संशोधित नहीं किया जा सकता है कि संविधान की मूल पहचान नष्ट हो जाए। तो ये इसके की वर्ड्स जो है ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो हमने यहाँ पे केस लॉज भी देख लिए और इस प्रेम्बल से रिलेटेड हमने कुछ बातें देखी हैं। अब हम एक बार प्रेम्बल को देख लेते हैं। तो प्रेम्बल में वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो हम भारत के लोग हैं, तो ये जो वर्ड है ये संविधान का स्रोत है, सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब जो स्रोत है कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स है उसको इंडियन पीपल को कहा गया है ना। यहाँ पे कोई फॉरेन पावर ने मतलब कोई फॉरेन पावर ने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दिया है या किसी किंग ने ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेन स्रोत है जो उसको शक्ति दे रहा है वो है इंडियन पीपल। तो ये वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है ये नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमारा ये जो वर्ड है सोवेरियन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो ये जो है प्रेम्बल बताता है कि इंडिया एक राज्य है किस प्रकार का, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राज्य कैसा है, जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है उसका नेचर इस प्रकार का है, ये बताया गया है। तो यहाँ पे अब देखते हैं सोवेरियन से क्या मतलब होता है, इस वर्ड का क्या मतलब है। तो इस वर्ड का मतलब होगा कि इंडिया जो है वो इंटरनली और एक्सटर्नली इंडिपेंडेंट है।
ठीक है, वो किसी दूसरे देश को पर मतलब कंट्रोल नहीं है उस पर, कोई दूसरा देश उस पर कंट्रोल नहीं कर सकता है। जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, इन जो फॉरेन पॉलिसी होती है, इंडिया खुद अपनी फॉरेन पॉलिसी खुद डिसाइड करता है, ना कि कोई और फॉरेन कंट्री है जो वो यहाँ पे पॉलिसी डिसाइड करेगा। ठीक है, यहाँ पे पार्लियामेंट क्या करती है, फ्रीली लॉ बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पे खुद ही अपनी पॉलिसीज बना रही, तो यहाँ पे कोई बाहरी स्रोत जो है, एक्सटर्नल जो कोई शक्ति है वो इसको कंट्रोल नहीं कर रही। तो सॉवरेन मतलब संप्रभु है, जो वो इंटरनली और एक्सटर्नली इंडिपेंडेंट है, ये वर्ड बताता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वर्ड सोशलिस्ट, समाजवादी। तो इसका मतलब होता है कि स्टेट का एम क्या है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस देना है। ठीक है, यहाँ पे वेल्थ का कॉन्सेंट्रेशन को कम करना होता है, वीक सेक्शन का क्या करना है, अपलिफ्टमेंट करना है, उनको आगे बढ़ाना है। मतलब यहाँ पे वेल्थ की सिर्फ अमीरों के हाथ में ही नहीं हो, उसका जो सेंट्रलाइजेशन है उसको कम करना है और वीक सेक्शन को आगे बढ़ाना है, यहाँ पे ये जरूरी। तो सोशलिस्ट मतलब समाजवादी का मतलब ये होता है। अगर मान लीजिए अगर कैपिटलिज्म को बढ़ावा मिलता जाए, अगर वही बढ़ता रहा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या एक्सप्लॉयटेशन जो है वो बढ़ता जाएगा, शोषण ज्यादा बढ़ेगा। तो यहाँ पे सोशलिज्म इक्वलिटी और वेलफेयर जो है उसको इंश्योर करता है, इसलिए यहाँ पे ये वर्ड समाजवादी लिया गया। जैसे मिनिमम वेजेस, रिजर्वेशन सिस्टम जो है, वेलफेयर स्कीम्स जो लाई जाती है, वो इसी समाजवादी जो सोशलिस्ट है उसको प्रूफ करने के लिए ये वर्ड लाया गया है, मतलब ये स्कीम्स वगैरह लाई जाती है। ठीक है, फिर सेक्युलर जो है हमारा नेक्स्ट वर्ड है, सेक्युलर, पंथ निरपेक्ष। तो इसका मतलब क्या है, स्टेट का कोई रीजन नहीं, कोई धर्म नहीं होता है, वो सभी धर्मों का क्या है, इक्वल रिस्पेक्ट देता है। तो यहाँ पे पंथ निरपेक्ष से यहाँ पे ये वर्ड लाया गया है। इसको नेगेटिव सेंस में लिया जाए तो स्टेट किसी भी रीजन के साथ मत के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। यहाँ पे नेगेटिव सेंस में लेंगे कि वो ये नहीं करेगा कि इस धर्म को हम मान्यता, मतलब डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव कर रहा है कि हमको इस धर्म को मान्यता देना है, इस धर्म के हिसाब से ये वाली स्कीम देनी है। यहाँ पे कोई रीजन के हिसाब से नहीं होगा। पॉजिटिव सेंस में है कि कोई भी, मतलब ये फ्रीडम देता है कि कोई आप कोई सा भी धर्म मानो, है ना, रिलीजन मतलब गारंटी है, आप उसको मान सकते हो, यहाँ पे कोई आपको बाउंडेशन नहीं है। तो यहाँ पे दो चीजें, नेगेटिव सेंस में ये स्टेट को बोला गया कि वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा धर्म के आधार पर, और यहाँ पे फ्रीडम है सभी के लिए कि वो कोई सा भी धर्म मान सकता है, और यहाँ पे स्टेट जो है सभी के साथ समानता का व्यवहार करेगा। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स है तो वहां पे सभी रीजन के स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं ना उनके, और सेम लॉ फॉर द ऑल सिटीजन। तो ये एक जो है पंथ निरपेक्ष उसको शो करता है। नेक्स्ट वर्ड है डेमोक्रेटिक, जो लोकतांत्रिक है ना, जो लोकतंत्रात्मक जो है उसका वर्ड होगा कि यहाँ पे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हो, सोशल डेमोक्रेसी हो, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी हो। तो यहाँ पर जो होगा, जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो गवर्नमेंट होगी, और यहाँ पे जो लीडर होगा वो इलेक्टेड बाय पीपल होगा, और जो जो ये निर्वाचन की जो इलेक्टोरेट है वो उसकी मतलब अकाउंटेबिलिटी रहेगी। यहाँ पे डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक का मतलब ये लिया गया है। ठीक है, मतलब जैसे रेगुलर इलेक्शंस हो रहे हैं, इक्वलिटी ऑफ स्टेट्यूट एंड अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, स्टेटस वगैरह और अपॉर्चुनिटी की इक्वलिटी दी जा रही है, तो ये सब डेमोक्रेटिक का ही मतलब है। और है फिर रिपब्लिक, तो जो गणराज्य है यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट होगा वो इलेक्टेड होगा, है ना, यहाँ पे कोई वंशानुगत कोई पद नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे गणराज्य का मतलब ये इस सेंस में लिया जाता है। तो इसकी कुछ बेसिक चीजें अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिएम्बल में कितनी बार अमेंडमेंट हुआ है, तो एक बार अमेंडमेंट हुआ है, जो 42nd अमेंडमेंट लाया गया था, और ईयर है 1976 बाय सेक्शन 2। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस तरीके से यहाँ पे अमेंडमेंट लाया गया था। चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, आगे के प्रोविजंस देखेंगे, आर्टिकल्स देखेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा अगर आप कुछ सजेशन देना चाह रहे हैं, और आप लाइक ज़रूर करिए ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिले। थैंक यू।